नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं दीपांशु आपके साथ। अब समाचार विस्तार से। अलवर में 11 जनवरी को मूक बधिर बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए सर्व समाज और संयुक्त व्यापारी महासंघ की ओर से संघर्ष समिति बनाई गई। संघर्ष समिति ने कैंडल मार्च निकालकर अपना संघर्ष शुरू कर दिया है। संघर्ष समिति की ओर से गुरुवार शाम को नंगली सर्किल पर कैंडल मार्च निकालकर बच्ची को न्याय दिलवाने की मांग की। ग्यारह तारीख को एक मूक बधिर बच्चे के साथ इतना बड़ा एक घटना घटी, जिसको पहले पुलिस प्रशासन ये कहता रहा कि दुष्कर्म हुआ है, सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। बाद में उसको दुर्घटना साबित करने पे तुला हुआ है। अब एक नया फंडा केस, अब एक जोमेटो वाले द्वारा एक्सीडेंट केस है। इससे एक भी व्यक्ति सहमत नहीं है। हमने ये तय किया है कि इस तरह से अगर ये चलता रहा तो कल और बच्चियां शिकार होंगी। इसको रोकने का पूरा बंदोबस्त होगा और हम न्याय लेके ही पीछे हटेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन दिन प्रतिदिन परवान चढ़ेगा। व्यापारी पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ है। कल 10:30 बजे न्याय के लिए आपने सब समाज की ओर से मार्च निकाला है, क्या सरकार के द्वारा हमारे को 11 तारीख से आज तक कोई संतोषजनक हमें न्याय पर संतुष्टि नजर नहीं आ रही। जांच पर आज सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए, व्यापार जगत के लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने तय किया कि जो ये जांच चल रही है उस जांच से शहर का, जिले का व्यक्ति कतई संतुष्ट नहीं है। जांच को भटकाया जा रहा है। इसलिए हमने ये तय किया कि जिले की सर्व समाज और सर्व हमारे व्यापारी, जिन्होंने सबने मिलकर सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति बनाकर और इसकी आवाज उठाने के लिए आज अपने पहले दिन कैंडल मार्च निकाला है और प्रशासन को आगाह किया है। या तो उचित न्याय कर ले और जांच वाजिब आ जाए तो हम संतुष्ट होंगे, अन्यथा कल हम ज्ञापन देंगे और शनिवार को अलवर पूरा शहर और जिला बंद रहेगा। आगे की रणनीति होप सर्कस पे धरना चलेगा, वहां पर तय होगी। कमेटी गठित कर दी गई है और शीघ्र अतिशीघ्र एक बड़ा आंदोलन अलवर में होगा और न्याय मिलेगा। इस तरह से बच्चियों के साथ अगर दुराचार होता रहा तो निश्चित हमें अनेकों रूप में खड़ा होना पड़ेगा और हम सब लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अलवर में मूक बधिर बच्ची के साथ हुई हैवानियत को लेकर आज अलवर शहर के युवाओं के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस शहर के नंगली सर्किल से जिला कलेक्टर निवास तक निकाला गया। जिला कलेक्टर के निवास पर पहुंचकर युवाओं के द्वारा बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर मुर्दाबाद, जिला कलेक्टर मुर्दाबाद, जिला कलेक्टर मुर्दाबाद। ये मशाल जुलूस का कार्यक्रम हुआ है। इसके संयोजक भाई रविंद्र पटेल रहे हैं और सभी भाजपा कार्यकर्ता और अन्य भी, जिसकी भी विचारधारा राष्ट्र प्रेम की है और जो भी ये चाहता है कि बच्ची को न्याय मिले, उन सभी युवा साथियों ने इस मशाल जुलूस में भाग लिया है। कलेक्टर साहब के आगे और एसपी साहब के आगे हमने प्रदर्शन कर अशोक गहलोत सरकार से ये मांग की है कि जो ये जिला प्रशासन, जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर बार बार अपना बयान बदल रहे हैं और एक मूक बधिर बच्ची जिसके आवाज़ नहीं है, जो बोल नहीं सकती, उसकी आवाज़ बनने का काम हम सब अलवर जिले का युवा करेगा और उसको न्याय दिलाने के लिए हम बराबर संघर्ष करेंगे। आज जो हमने मशाल जुलूस जो निकाला है वह हमारी बहन मूक बधिर जो बहन है उसको न्याय दिलाने के लिए सभी युवा शक्तियों की कल मेरे नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया। युवाओं में काफ़ी आक्रोश था। तो आज कल हमने राजस्थान सरकार को अल्टीमेट दिया कि अगर कल 12 बजे तक पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर का स्थानांतरण नहीं किया गया है तो हम बड़ी संख्या में कलेक्टर निवास व पुलिस अधीक्षक के निवास
कि वहाँ नशा जुलूस के रूप में जाएंगे सभी युवा एकत्रित होके। तो हम सभी युवा साथी यही कहने आए हैं इस मशाल जुलूस के लेकर, हमारी जो बहन है मुख्य बधिर उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तरह तरह के बयान बदलकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अपने बयान ना बदलें। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन उस बच्ची के साथ जो हुआ है वह बहुत गलत हुआ है, बहुत निंदनीय है। तो उसको सभी युवा साथी 11 जनवरी को मुंह बधिर बच्ची के साथ हुए अत्याचार के बाद अलवर में सर समाज और व्यापारियों की ओर से गुरुवार को एक संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें पप्पू प्रधान को अध्यक्ष चुना गया है। पीड़ित बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए सर समाज और सर धर्म के लोग संघर्ष करेंगे, जिसके लिए आज शाम को नंगली चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला। शुक्रवार को ज्ञापन दिया जाएगा और शनिवार को अलवर शहर बंद रखने के लिए चर्चा की जाएगी। संयुक्त व्यापारी महासंघ अध्यक्ष ने कहा कि संघर्ष समिति जो निर्णय करेगी, संयुक्त व्यापारी महासंघ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। साथियों, जिस दिन से ये घटना घटी है, मैं कोई भी बात करने से पहले उस बारे में और 2 चीजें जोड़ना चाहता हूँ कि आज बाजारों से उपस्थित यहाँ हमारे जितने भी साथी बैठे हैं, जितने भी संगठन बैठे हैं, अलग अलग व्यापार मंडल के लोग बैठे हैं, इस शहर के प्रतिष्ठानों पर तकरीबन 100 तो महिला बहनें हमारी ऐसी हैं जो खुद प्रतिष्ठान चलाती हैं और कम से कम 1000 दुकानों पर महिलाएं, बच्चियां सर्विस के रूप में काम करती हैं। उस दिन से प्रत्येक व्यापारी इस भय के अंदर जी रहा है कि 7:30 बजे यह घटना को अंजाम मिल गया। हमारे यहाँ जो महिला रहती है वो सुरक्षित जब तक घर नहीं पहुंचती, वो लोग चैन से अपने घर पे जाके दूसरा काम नहीं कर पाते। आज निर्णय के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा, समिति का गठन इस मूक बधिर बच्चे के साथ हुए अत्याचार के बाद आज हुआ है और उसका चेयरपर्सन पप्पू भाई प्रधान को बनाया गया है। मैं संयुक्त व्यापारी महासंघ अध्यक्ष के नाते यह भरोसा दे रहा हूँ इस संघर्ष समिति को कि जो भी निर्णय संघर्ष समिति का होगा, संयुक्त व्यापारी महासंघ कंधे से कंधे लगाकर इनके हर विचारधारा के साथ खड़ा होगा। 11 तारीख को अलवर में एक मूक बधिर बच्चे के साथ बलात्कार हुआ। बड़ी भर्त्सनात्मक घटना थी। सरकार के मुलाजिमों ने उसको पहले बलात्कार बताया, उसके बाद पता नहीं किन प्रशासनिक दबाव में उसको दोबारा उसका एक्सीडेंट बताया, जिससे अलवर जिले का नागरिक संतुष्ट नहीं है उस जांच से। और हम ये चाहते हैं कि इस जांच का खुलासा हो, सीबीआई से जांच हो। इसलिए सर्व समाज, सभी जाति के और सभी धर्म के लोगों ने यहाँ बैठ के कमेटी बनाई और जिस कमेटी का आज शाम से संघर्ष चालू होगा। आज शाम को नंगली के चौराहे पर उस बच्ची के आत्मा की शांति के लिए और न्याय के लिए कैंडल मार्च होगा और उसके बाद कल एक ज्ञापन दिया जाएगा और शनिवार को इसमें अलवर शहर और अलवर जिला संपूर्ण बंद करने की हम लोगों ने चर्चा की है, जिसके ऊपर कमेटी गठित हो गई है और उस पर आज शाम से काम चालू हो गया और इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज और व्यापार वर्ग सब एकजुटता से कार्य करेंगे। अलवर मानसिक विकलांग बालिका के साथ हुई घटना के मामले में पुलिस ने घटना स्थल पर सीन रिक्रिएशन किया है। इस पूरी प्रक्रिया में लड़की की एक डमी को लाया गया है। इस दौरान एक लोक परिवहन बस व एक बाइक को घटना स्थल से निकाला गया। घटना की रात जिस तरह से घटना हुई उसी तरह का सीन अलवर पुलिस की तरफ से फिल्माया गया। एफएसएल टीम की मदद से पूरा सीन क्रिएट किया गया। जयपुर से एफएसएल टीम के पदाधिकारी बुधवार को अलवर पहुंचे थे। उन्होंने लोक परिवहन बस की जांच पड़ताल की। इसके अलावा दिन के समय पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत करते हुए अन्य तथ्यों पर चर्चा की गई। बुधवार रात ठीक उसी तरह से घटना स्थल पर पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। इस दौरान स्पेशल टीम व पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सीन रिक्रिएशन के बाद पुलिस को कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जैसे टाइम दिवाली से चल रहे ना, अच्छा, तो एक सवारी थी, अच्छा, वो उतरता वहाँ जड़ में नीचे, अच्छा, फिर वो पहले से ही चिल्लाने लग गया, मेरे को उतार दो उतार दो। अच्छा, हमने यहाँ गाड़ी के ब्रेक लेके उतारा उसको। अच्छा, उतारने के बाद हम चल दिए। अच्छा, चलने के बाद फिर घटना हुई जब लड़की और बाइक तुमने देखी थी? घटना हुई जब लड़की बाइक देखी थी? लड़की हमने नहीं देखी, पीछे वो सवारी ने बताई है कि बाइक से किससे टकराया वो। आपने कुछ नहीं देखा है ना? अच्छा, हमने कुछ नहीं देखा। तो फिर ये लोक परिवहन बस पुलिस क्यों लेकर, ये क्या है? ये तो इसलिए लेकर है कि यहाँ आपने जो गाड़ी खड़ी करी कि यहाँ कुछ देखा, कहाँ खड़ी करी है। नाम क्या है अपना भैया? नाम क्या है अपना? नाम क्या है? क्या नाम है आपका? माघ मास का महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पहला व्रत तिलकुटा चौथ मनाया जाएगा। 21 जनवरी को
पंडित यगदर शर्मा ने बताया कि इस दिन महिलाएं अपने बच्चों के लिए एवं घर की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। इस बार चंद्रोदय का समय रात्रि 9:04 पर होगा। इस दिन महिलाएं इकट्ठे होकर कथा सुनती हैं एवं सूर्य को जल चढ़ाकर स्वयं पानी ग्रहण करती हैं एवं रात्रि को चंद्रोदय के साथ चंद्रमा को अर्घ देकर उपवास खोलती हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी व्रत कल महिलाओं द्वारा तिलकुटा चौथ व्रत के रूप में किया जाएगा। सन 2022 का यह पहला व्रत है जो महिलाओं द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाएगा। अलवर में कल सूर्यास्त पश्चात रात्रि में 9:04 पर चंद्रोदय होगा। चंद्रोदय होने के पश्चात ही महिलाएं चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत का उपवास खोलेंगी। काफी वर्षों बाद यह विशेष शुभ संयोग बन रहा है कि कल सकट चतुर्थी अर्थात तिलकुटा चौथ कल सौभाग्य योग और सर्वासिद्धि योग के शुभ संयोग में मनाई जाएगी। जैसा कि शास्त्रों में विधान है कि कल प्रातः 9:43 से संपूर्ण दिन रात सर्वासिद्धि योग और सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। तिलकुटा चतुर्थी को संकट चतुर्थी, माघी चौथ, तिल चौथ, संकष्ट चतुर्थी, लंबोदर संकष्ट चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। कल सभी श्रद्धालु महिलाओं द्वारा दोपहर में सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के चौथ माता की कहानी सुनेंगी और दोपहर में सूर्य देव को अर्घ देकर के जल ग्रहण करेंगी। उसके पश्चात रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर के व्रत का उपवास करेगी। बहुत सी महिलाओं द्वारा कल चौथ माता का अर्थात तिलकुटा चौथ का उद्यापन भी किया जाएगा। तिलकुटा चौथ का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिवर्ष माघ कृष्ण चंद्रोदय व्यापिनी को तिलकुटा चौथ का व्रत किया जाता है। मंगल विहार में राजकीय मुद्रणालय को राज्य सरकार द्वारा बंद किए जाने पर विभाग के कर्मचारियों में मायूसी एवं निराशा का माहौल दिखाई दे रहा है। विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि सरकार की उदासीनता के चलते यह कार्यालय बंद किया जा रहा है। इससे 21 कर्मचारियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। कर्मचारियों का कहना है कि 1924 से लेकर 1997 तक इस कार्यालय में कई छपाई की मशीनें लगाई हुई थी। एक टाइम का शुरू हुआ यह कार्यालय अलवर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। राजस्थान में सिर्फ 4 जिलों में यह कार्यालय है जहां पर सरकारी प्रेस काम करती है। देखिए, अलवर के लिए बड़ा ही दुख का विषय है कि जो रियासतकालीन गवर्नमेंट प्रेस अलवर है, जिसमें समस्त सरकारी विभागों का चुनाव का मुद्रण कार्य होता था, वो आज बंद होने जा रहा है। दिनांक 20 जनवरी 2022 को मध्याह्न पश्चात सभी कर्मचारियों को सरकार ने रिलीव कर दिया है और इसको बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि रियासतकालीन प्रेस राजस्थान के केवल 4 जिलों में ही संचालित है, जिनमें एक अलवर ज़िला भी है। ये एक सरकारी विभाग ही नहीं था, ये अलवर का गौरव था, क्योंकि राजस्थान के 33 जिलों में से मात्र 4 जिलों में एक विभाग का होना निश्चित रूप से उस ज़िले की बड़ी उपलब्धि होती है। ये विभाग जब शुरू हुआ था तब यहाँ पर 175 कर्मचारियों की नफरी हुआ करती थी। आज 30 साल बाद इस विभाग में केवल 21 कर्मचारी थे। सरकार ने जो इस विभाग को बंद करने का तर्क दिया है वो राजकोषीय घाटा बताया गया है, और मेरा ये तर्क है कि घाटे में इससे भी बड़े बड़े विभाग हैं जहाँ हज़ारों कर्मचारियों की नफरी है, जैसे राजस्थान रोडवेज है, JVVNL है, PHED है और भी जनहित से जुड़े विभाग हैं। सरकारी विभाग जो भी होते हैं वो लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में काम करते हैं, ना कि लाभ कमाने वाली संस्था के रूप में। यहाँ पे महज 20 कर्मचारियों का स्टाफ था, जिनमें हमारी कुछ माताएं बहनें भी हैं, कुछ पति के निधन के बाद सेवा में आई महिलाएं भी हैं। उनके साथ निश्चित रूप से सरकार ने अन्याय किया है। हमने इसका विरोध भी दर्ज कराया था सरकार के समक्ष। हम पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी से भी पिछले महीने मिले थे। अलवर के कैबिनेट मंत्री श्री टीकाराम जूली जी को भी अवगत कराया था, पर हमारी पीड़ा पर और वेदना पर, परिवेदना पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उसके जो परिणाम के रूप में आज यह हुआ कि आज ये गवर्नमेंट प्रेस जो है बंद हो गई। इस गवर्नमेंट प्रेस के बंद होने का जो कारण घाटे का बताया गया है, उसके संबंध में मेरा तर्क ये है कि अब कर्मचारियों को यहाँ से कार्यमुक्त करके जयपुर भेजा गया है। तो जयपुर जाने पर कर्मचारियों को जो मकान किराया भत्ता है वो जयपुर की तरफ से भुगतान होगा, तो अब सरकार को अधिक वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। साथ ही मेरा ये भी कहना है कि ये जो विभाग है ये 4 बीघा ज़मीन पर बना हुआ है, तो हमें आशंका है कि इसके बंद होने के बाद निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा एंगल था
कि सरकार की नज़र जो इस बेशकीमती ज़मीन पर थी और यहाँ पे कोई और परियोजना अब लाई जाएगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार के विभागों की स्टेशनरी का जो मुद्रण का कार्य होता है उसकी बाध्यता लागू की जाए कि अलवर में जो मुद्रित होती है विभागों के लिए स्टेशनरी वो इस गवर्नमेंट प्रेस में मुद्रित हो, ताकि यहाँ का घाटा भी कम हो। साथ ही मैं ये मानता हूँ कि जब यहाँ ये गवर्नमेंट प्रेस बंद हो जाएगी तो स्टेशनरी छपने में जो गोपनीयता होती है दस्तावेजों की, वो गोपनीयता भी भंग होगी। चुनाव से संबंधित जो अब स्टेशनरी होगी उसको छपवाने के लिए जयपुर जाना पड़ेगा अधिकारी कर्मचारियों को, तो और ज़्यादा घाटा सरकार को होगा। सरकार को इस एंगल को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कर्मचारियों की भावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए। राज्य सरकार निरंतर केंद्र सरकार पर हमले बोल रही है कि वो विभागों को बंद कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, कर्मचारियों के पद समाप्त कर रहे हैं। हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार क्या कर रही है। राजस्थान सरकार ने भी एक विभाग को बंद करके कर्मचारियों को मर्ज किया है। तो निश्चित रूप से हर सरकार कर्मचारियों के साथ कुठाराघात कर रही है और समय आने पर कर्मचारी इसका जवाब जरूर देंगे। ये लेटर 1924 में लेटर प्रेस मशीन है हमारी, टेडल और सिलेंडर मशीन। 24 में, 38 में, 39 में, सन 1933 की करीब 18 मशीन हमारी पुरानी मशीन ही जो सारी स्टेट टाइम की मशीनें थी। उसके बाद हमारे आई है HMT 78 में। ये इसमें साहब पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट का, इरिगेशन का और निर्वाचन विभाग का, कलेक्ट्रेट का, कोर्ट का काम, आंगनबाड़ी का, सारे सरकारी काम सभी, और भरतपुर धौलपुर का भी निर्वाचन का काम ही होता था और अलवर का भी। अब बंद कर दिया। क्या कारण लग रहे हैं आपको? सरकार ने आय को देखते मध्य के खर्चे को अधिक देख को बंद करने का निर्णय लिया है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है हमारी प्रेस रहे और हमारे टाइम 92 के अंदर 175 लगभग कर्मचारी है, आज 20 कर्मचारी हैं, मात्र 21 कर्मचारी, जिसमें सब 5 साल के अंदर 4 साल में रिटायरमेंट हो जाए। बंद होने की जो स्थिति पैदा हुई तो सरकारी उपेक्षा के कारण हुई या और कोई कारण? सरकार की उपेक्षा है, सरकार के मध्य ऊपर के लेवल से नज़र नहीं रखा, नहीं तो अपॉइंटमेंट किए, नहीं खर्चा का, मशीनों का मेंटेन खर्चा नहीं। हमारे मैकिंग पोस्ट यहाँ 3 साल हो गया, भर्ती बंद है 95 से, बल्कि 92 के बाद जो भर्ती हुई उसके बाद भर्ती नहीं की सरकार ने। अनिल दीक्षित, मुद्रक सेकंड ग्रेड। जिला रोजगार कार्यालय में पिछले 7 सालों से कनिष्ठ रोजगार अधिकारी के रिक्त पद पर तमन्ना सिंह को नियुक्त किया गया है। जिला रोजगार कार्यालय की नवनियुक्त कनिष्ठ रोजगार अधिकारी तमन्ना सिंह ने बताया कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के तहत कार्यालय कंपलसरी नोटिफिकेशन एक्ट 1959 एवं रूल्स 1960 के तहत युवाओं को रोजगार दिलवाने का कार्य सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियों में किया जा रहा है। इसमें बेरोजगारों का पहले पंजीकरण कराया जाता है, उसके बाद कंपनियों में इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान समय में सरकार ने स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बेरोजगारों को 4 घंटे की इंटर्नशिप करने का प्रावधान रखा है, जिससे युवाओं को काम करने के लिए मौका दिया जा सके एवं उनके स्किल का विकास किया जा सके। जो डिपार्टमेंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, तो इसमें जो बेरोज़गार युवा होते हैं वो आके अपना पंजीकरण कराते हैं और जैसे ही कोई वैकेंसीज़ वगैरह होती हैं तो उन्हें नोटिफाई किया जाता है। बाकी अभी युवा संबल योजना भी चल रही है, जिसके तहत अभी इंटर्नशिप चालू हुई है 1 जनवरी से, तो उसका काम भी अभी चल रहा है। इसमें जो इंटर्नशिप बच्चे नहीं करना चाहते, जो बच्चे नहीं करना चाहते इंटर्नशिप, हो सकता है किसी कारण से नहीं करना चाहें, तो उनका क्या रहेगा? बेरोजगार भत्ता नहीं दिया जाएगा? हाँ, जो इसमें यह है कि पहले 1 जनवरी से पहले ऐसा था कि सिर्फ भत्ता दिया जाता था और कोई काम नहीं किया जाता था। तो उसमें मॉनिटरिंग हुई, जब ये देखा गया कि कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बच्चों का, सिर्फ भत्ते का ही मकसद नहीं था, उनका स्किल भी डेवलप होना चाहिए। तो इसीलिए 4 घंटे की स्किल की इंटर्नशिप की इसमें वो है। जैसे कोई बच्चा नहीं कर पाता कोई कारण से, बीमार हो जाए, कोरोना हो जाए, या उसके घर वाले नहीं भेज पाए कोई कारण से, वो कोई समस्या खड़ी हो जाए और वो जो 4 घंटे का जो आपका जो काम करने का जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं करे तो फिर उसके बाद उसके साथ क्या बेरोजगारी भत्ता बंद कर देगा? भत्ता तो अभी तो मैं खुद भी नहीं हूँ, तो मैं अभी जान रही हूँ इस योजना के बारे में, और बाकी जो हमारे सीनियर सर हैं DEO श्यामलाल जी, उनसे मैं सीख रही हूँ कि क्या क्या इसमें हो सकता है। तो अभी करीबन 7-8 साल बाद इस पोस्ट पर आपकी नियुक्ति हुई है, इससे पहले खाली पड़ा था। हाँ जी। तो अब क्या चुनौतियाँ हैं, क्या आपको काम करने की प्राथमिकता है?
चुनौतियाँ तो है ही, बाकी जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं वो काफ़ी अच्छे से संभाल रहे थे काम को। बाकी जो मेरा काम है मैं चाहूँगी कि उसको भी मैं और अच्छे से आगे बढ़ाऊँ सर के साथ मिलके। एक तो युवा संबल योजना को आगे बढ़ाना है और अच्छे से उसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि फ्लैगशिप स्कीम में आता है। बाकी वही बेरोज़गारों के, मेनली ये डिपार्टमेंट बेरोज़गारों की जो प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशन करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऐसे मौके मिले कि वो जो उनकी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग या उनकी क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। इस तरीके की। तमन्ना। दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रांतीय सह संयोजक एवं बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश बैरवा ने कला के तहत फेसबुक लाइव के जरिए व्याख्यान में बढ़ते दलित उत्पीड़न पर कड़ा आक्रोश एवं चिंता प्रकट की है। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि राजस्थान पुलिस की ताजा क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011 से लेकर 2021 तक के 10 वर्षों में राजस्थान में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में 162% की बढ़ोतरी हुई है। क्राइम इन राजस्थान श्रृंखला के तहत आज हमने राजस्थान में बढ़ते दलित उत्पीड़न पर अपने विचार साझा किए हैं और राजस्थान में दलित उत्पीड़न के ताज़ा आंकड़ों का हमने राजस्थान पुलिस के क्राइम रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े पेश किए हैं। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2011 से लेकर 2021 तक के 10 वर्षों में राजस्थान में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में 162% की वृद्धि हुई है, जो सभ्य समाज को कलंकित करती है। 10 वर्षों में दलित उत्पीड़न 45% बढ़ा है, जबकि इसी अवधि में समस्त प्रकार के अपराधों में 29% की ही वृद्धि हुई है। बढ़ता दलित उत्पीड़न, विशेषकर दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की, दुष्कर्म की बढ़ती घटनाएं सभ्य समाज को कलंकित करती है। एक नागरिक समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता का विषय है। वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक जो राजस्थान पुलिस की क्राइम रिपोर्ट है बताती है कि 11% की वृद्धि हुई है दलित उत्पीड़न के प्रकरणों में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2020 की रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर दलित उत्पीड़न के मामलों में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर ही यदि हम चार्जशीट के बारे में जानकारी लें तो 80% और राजस्थान में ये 50% शिकायतों में चार्जशीट दायर की गई है। राजस्थान पुलिस के अनुसार 2021 में दलित उत्पीड़न के 51%, बलात्कार के 42%, दलित हत्या के 30% और SC/ST एक्ट में दर्ज 73% प्रकरण में पुलिस ने FIR लगा करके इनको बंद कर दिया है। सजा की दर राष्ट्रीय स्तर पर 42% है और राजस्थान में ये अत्याचार की घटनाओं पर पुलिस आसानी से मुकदमे दर्ज नहीं करती, उनको टरका देती है। मुश्किल से दर्ज शिकायतों में भी बड़ी संख्या में पुलिस FIR लगाकर मामलों को रफा दफा कर देती है, कार्रवाई नहीं करती, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते जाते हैं। ऐसी स्थिति में दलित शिकायत करने से हतोत्साहित हो जाते हैं, लिहाजा दलितों पर अत्याचार बढ़ते जाते हैं। आमजन सहित दलितों के खिलाफ तेजी से बढ़ते अत्याचारों पर रोक के लिए साझा प्रयास जरूरी है, ये दलित शोषण मुक्ति मंच का पुरजोर मानना। और हम ये भी मानते हैं कि यदि दलितों पर अत्याचार पर कारगर रोक नहीं लगाई गई तो आज़ादी का महोत्सव मनाने की सार्थकता का कोई मतलब नहीं है।
कोई महत्व नहीं है, कोई मायने नहीं है। मैं डॉक्टर रमेश बैरवा, प्रांतीय सह संयोजक, दलित शोषण मुक्ति मंच एवं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय। आज समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए यार, नमस्कार।